all type of nutrients, whatever we have discussed earlier, there are 7 type of main nutrients which we require in daily life. Okay, so all nutrients performing several type or different type of activity in our inside the body. Obviously बात है, हर पोषक तत्व हमारे शरीर में अलग अलग काम करता है, यस और नो। तो उनकी इसी एक्टिविटी, उनकी इसी परफॉर्मिंग के कारण ही हम उनको क्लासिफाइड करने जा रहे हैं। पता तो लगे कौन सा पोषक तत्व क्या कर रहा है। ओके, तो हमारे कितने प्रकार से है? चार प्रकार से हम डिवाइड करते हैं। पहला क्या करते हैं? ईंधन के रूप में। ईंधन, ईंधन मतलब फ्यूल बॉडी, ब्यूटी बॉडी फ्यूल, तो फ्यूल सब्सटेंस मतलब ईंधन के रूप में हम बात कर सकते हैं। ईंधन के रूप में, ईंधन शरीर का ईंधन। दूसरा हम बात करते हैं, जब इसको एक तो हो गया ईंधन के रूप में, ये पोषक तत्व कोई ना कोई ऐसा पोषक तत्व होगा जो शरीर को फ्यूल दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, एनर्जी एनर्जी। दूसरा बिल्डिंग के रूप में, बिल्डिंग मतलब संरचना, निर्माण, निर्माण के रूप में। ठीक है दोस्तों। तीसरा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के रूप में, उपापचयी, उपापचयी पहले ही बताया था मैंने, उपापचयी प्रक्रिया के रूप में। चौथा हेरिडिटीज, आनुवंशिकी के रूप में, आनुवंशिकी के रूप में। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। उपापचयी, चौथा आनुवंशिकी के रूप में। There are 4 type of classification we have, है ना, according to the utility of all 7 nutrients। जो प्रीवियस 7 पोषक तत्व हमने पढ़ाए हैं, उसके अकॉर्डिंग I created here 4 type of classification. One is as a fuel substance, other one is as a building substance, and as a metabolism process, and as a heredity processing. Okay, fine. अब बात आती है इसमें, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, उसमें हम क्या रखते हैं? उसको हम रखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को, यानी लिपिड्स को। कार्बोहाइड्रेट और फैट प्रोवाइड अस अ एनर्जी, फ्यूल। ये दोनों फ्यूल का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। अब आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है ओनली प्रोटीन। व्हाट? हम कहते हैं जिम में जाते हैं, प्रोटीन खाओ तो मसल्स बनती हैं, बिल्डअप, प्रोटीन। अगर हमें शरीर का निर्माण करना है तो ये पोषक तत्व क्या करेगा? बिल्डिंग का काम करेगा। कौन? प्रोटीन। उपापचयी प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, विटामिन्स, विटामिन्स, समझ में आ रहा है? और आनुवंशिकी, जिसमें डीएनए आरएनए जो संभाल के रखता है, वो कौन है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, जो मैंने पूरा का पूरा लिखा था, न्यूक्लिक एसिड। तो उपापचयी में विटामिन्स हो गए, पानी भी हो गया, जल, और मिनरल्स भी आप लिख सकते हो। तो दोस्तों ये 4 प्रकार हो गए आपके सामने। देखो, पोषक तत्व मैं क्यों खाऊं? मैं क्यों खाऊं? Why should I consume all type of nutritions? If I ask someone, तो आप नॉर्मल पर्सन क्या लिखेगा? एक नॉर्मल पर्सन रिप्लाई क्या करेगा? हमें अपना शरीर के हाथ पैर चलाने हैं ना, काम करना है ना, तो हमें पोषक तत्व चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे।
लेकिन तुम क्या बोलोगे? हमें 7 पोषक तत्व इसलिए खाने चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर में 4 प्रकार की कार्यक्रम करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। पहला, फ्यूल का काम करेगा जो हमें एनर्जी देगा। हम नॉर्मल पर्सन सिर्फ एनर्जी से उसका ताल्लुक लगाता है, जी नहीं, एनर्जी से ताल्लुक नहीं लगाया जाता। हमें एनर्जी देगा, कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, वेरी गुड। हमें ग्रोथ देंगे, कौन देगा? प्रोटीन, वेरी गुड। हमें बेसिकली जो मतलब बिल्डअप की बात कर रहा था, निर्माण, बिल्डिंग। हमें मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में कौन काम करेगा? जो पचाने का, विटामिन, मिनरल, तभी तो हमारा ढंग से खाना पचेगा, वेरी गुड। और डीएनए आरएनए जो तुम्हारे आनुवंशिकी आगे जाती है, वो कौन बचाएगा? न्यूक्लिक एसिड, वेरी गुड। सच में वो ये ताली बजा देगा। अब सोचो तुम्हारी और अब वर्तमान में और प्रीवियस थॉट में कितने चेंजेस आ गए। कोई तुमसे पूछे ना पूछे, तुम खुद एग्जामिन कर सकते हो अपने आप को कि आपको किस तरह लिखना है और किस तरह समझना है, बात करनी, डिस्कशन करना है। तो देयर आर 4 टाइप क्लासिफिकेशन वी हैव जस्ट कंसर्न। ओके, सो समझ में आ रहा है? या आई नीड योर रिप्लाई। क्या समझ में आया जो मैंने बोला? समझ में आया जो मैंने बोला या नहीं समझ में आया? सभी का रिप्लाई चाहिए मुझे। समझ में आ रहा जो मैंने समझा रहा हूं? हर एक पहलू पर चर्चा कर रहा हूं मैं वर्तमान में आपके साथ। हर एक चीज पर मैं चर्चा करने में लगा हूं। ओके, मुझे आप रिप्लाई कर दीजिएगा। ओके, मुझे कंटिन्यूसली आप रिप्लाई मिल रहा है आपका, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है? ओके ओके बेटा, वेरी गुड। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, अब हमारे आते हैं पोषक तत्व। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है बेटा? CARBOHYDRATES। अब कार्बोहाइड्रेट लेके जब मैं आपके सामने आया तो मेरे सामने बहुत बड़ी दुविधा थी। दुविधा, दुविधा क्यों थी? क्योंकि मेरे संग कुछ स्टूडेंट प्रीवियस वाले भी हैं और उनको सच में मैंने पिछली बार जब पहले अभी लॉकडाउन के बाद मेरी एकेडमी बंद नहीं हुई, मैं पढ़ाता रहा हूं कंटिन्यूसली। अप्रैल में मैंने बहुत डीप पढ़ाया इन लोगों को। तो मेरी दुविधा ये थी कि मैंने और क्या पढ़ाऊं, तो मुझे इनका टाइम खराब ना हो और बोरियत ना हो, रिपीटेशन ना हो। दे आर एक फैकल्टी के नाते, पता है एक फैकल्टी को बहुत सोचना पड़ता है। तुम्हें लगता है कि वो पढ़ा रहा है सिर्फ ना, एक फैकल्टी के नाते बच्चे को एग्जामिन करना, उसको एनालाइज करना, उसके लिए मटेरियल इस पर तैयार करना कि उसे इंटरेस्ट डेवलप हो। यू वोंट बिलीव, मैं कोई काम नहीं करता, सिर्फ आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं इस समय, कुछ काम नहीं कर रहा। खैर चलिए, है ना, अपन आगे बात करते हैं, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है दोस्तों? क्या है कार्बोहाइड्रेट? आराम समझना, आराम से। आप लोगों ने पुणेकर, महावीर, पता नहीं कहां कहां किताबों से कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। आलू मालू कचालू कहाँ गए थे, बचपन में ये भी कहावतें चलती थी कार्बोहाइड्रेट को लेकर, आलू कचालू कहाँ गए थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवे, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है? ये बेसिकली एनर्जी का एक सबसे पावरफुल, इंस्टेंट एनर्जी देने वाला एक न्यूट्रिएंट्स है, एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमें तुरंत सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ओके, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, समझ में आ रहा है? ये बेसिकली 1:2:1 के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 1:2:1 द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर मैं बोलूं इसके अणु कैसे बने हैं, तो मैं एक शब्द बोलूंगा, CHO। C goes to carbon, H goes to hydrogen, O goes to oxygen।
ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन। वन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीन के अणुओं से मिलके बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। सीधा सा अनुपात क्या है? 1:2:1, 1:2:1। अब आप कहोगे वाटर का भी यही होता है, H2O, इसका भी H2 हो गया, नहीं हो गया? ये क्या हो गया? CH2O, यही तो बना। C फॉर कार्बन, एक कार्बन, हाइड्रोजन 2, ये लिखा 2, ऑक्सीजन 1, ये अणु है, इट्स अ मॉलिक्यूल्स। 1:2:1, CH2O, that we consider it's a carbohydrates। क्लियर है? ओके। न्यूक्लिक एसिड के निर्माण को बॉडी के अंदर सेल में होता है, तो वो डायरेक्ट फूड से नहीं मिलता, तो उसके इसमें क्यों रखते हैं भैया? डायरेक्ट फूड से शरीर के अंदर खून बनता है, अब खून हम क्या डायरेक्ट खाने से लेते हैं? तुम बताओ, अपने आप से क्वेश्चन पूछो। बेटा मुझे 2 लीटर खून चाहिए, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर खून नहीं बनता। 2 लीटर खून पिला, किसी का भी खून पिला पिला, अंदर जाएगा तो मतलब पूरी मात्रा हो जाएगी। तो खून भी तो मतलब हमारा नहीं बनता, पोषक तत्वों से तो हमारा खून का निर्माण होता है, नहीं तो हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। देन सोचने वाली बात है, यस और नो, यस और नो। तो सीधी सी बात है, जिन जिन कारकों के खाने से हमारे शरीर में उन चीजों का निर्माण होता है जो बेसिकली अगर हम बात करें हमारे पूरे शरीर को चलाने में कार्यरत होती हैं, काम करने में होती हैं, उन सभी को पोषक तत्वों के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो तुमने बोला वो बेसिकली एक प्रकार का प्रोटीन के द्वारा ही निर्माण होता है, हाँ या ना? जो हम बोलते हैं एक प्रकार का प्रोटीन के द्वारा ही निर्माण होता है कहीं ना कहीं। हमारे 14 प्रकार के नॉन एसेंशियल और एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं बेटा। आगे खिंच जाएगा बहुत ज्यादा, तुम समझ में आ रहा है ना? सुनो, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, तुम्हें क्या लगता है कि विटामिन खाने से तुम्हारे में ताकत आती है? विटामिन ताकत देते? विटामिन कुछ नहीं करते, विटामिन ताकत नहीं देते, विटामिन सिर्फ और सिर्फ आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाते हैं, और पाचन क्रिया बढ़ेगी, जो खाया है उससे पोषण तो ऑटोमेटिक ही आएगा। विटामिन खाने से कभी ताकत है कहते नहीं है, तुझे कमजोरी है ले बीकासूल खा ले, तेरे में ताकत आ जाएगी। उनसे कहो अम्मा बीकासूल खाने से विटामिन से ताकत नहीं आती, ये जो बीकासूल है वो मेरी पाचन क्रिया को अच्छा करने में मददगार होगा, वो अच्छा होगा तो मैं जो ठूसूंगा वो पच जाएगा, जो मैं खाऊंगा वो पच जाएगा, पचेगा तो शरीर में ताकत आएगी। तो विटामिन कभी भी एनर्जी नहीं देता, वो हेल्पफुल होता है। मेरी बात समझना बेटा, अच्छे समझो, है ना? तो वो हेल्पफुल होता है, किसके होता है? सिर्फ एनर्जी रिलीज करने के। और कौन कहता है? हम जो कई प्रकार के जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वे डायरेक्टली कंज्यूम फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वे डायरेक्टली कंज्यूम फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। चलो कार्बोहाइड्रेट पे चर्चा करें, कार्बोहाइड्रेट पर चर्चा करें बेटा। चलो देखो सुनो, तो बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या बना? एक कार्बन का अणु, 2 हाइड्रोजन के अणु, एक ऑक्सीजन का अणु, CH2O। समझ में आया? जो प्रक्रिया बेसिकली अगर बात करूं H2O में हो रही है, पानी और हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन की मात्रा वो कहीं ना कहीं इसमें भी मिल रही है, नहीं मिल रही है, बस इसमें कार्बन जुड़ गया, अदरवाइज CH2O ये होता है। समझ में आया? समझो, अभी तो मेन चीज आई है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा डायरेक्टली देता है, बराबर 6। कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है? कार्बन से बनता है। कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के कितने होते हैं? एक अणु होता है। हाइड्रोजन कितने होते हैं? दो होते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है? एक होता है। तो सूत्र क्या बन गया? CH2O, यानी कार्बोहाइड्रेट, ये बन गया। क्लियर हुआ? चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, अब इसे अगर हम रासायनिक रूप से देखें, रासायनिक रूप से देखें, इसको अगर हम देखें, ध्यान से सुनो बेटा। ओके, आप सबका, नीतू राठौर, ओके फाइन, ये सभी को कार्बोहाइड्रेट बोलूं या डिहाइड्रेशन बोलूं, दोनों बोल दूं चलेगा। कार्बन हाइड्रेट बोलता हूं, कार्बन हाइड्रेट, कोई टफ नहीं है, समझाऊंगा, एक एक बिंदु समझाऊंगा, जब बोलोगे ओके तभी आगे बढ़ूंगा। हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है? ये कहलाता है। इसमें जब केमिकल प्रोसेस होता है, मतलब जल नियोजित रासायनिक प्रक्रिया जल के द्वारा निर्धारित होती है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं कार्बन हाइड्रेट। क्या कहते हैं? उसे अंग्रेजी में कहते हैं कार्बन हाइड्रेट। ठीक है, कार्बन की जल नियोजित रासायनिक प्रक्रिया। अगर आपको नहीं आता, मुझे याद नहीं करना, मैं नहीं करूंगा याद, कार्बन हाइड्रेट होगी, क्या कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट की जालिक प्रक्रिया है, जल की प्रक्रिया, उसे हम कहते हैं कार्बन हाइड्रेट। ठीक है, नाम तो याद करना पड़ेगा। तुम कहोगे नहीं करूंगा, चूल्हे में जाइए, नाम मत करो, मैं तुम्हें दूसरे नाम बताता हूं। अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये भी कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। आपके सामने है दोस्तों, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कीटोन्स क्या है? क्वेश्चन क्या आया? कीटोन्स क्या है? प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। अब आप बता दोगे, हमें मालूम है। क्या मालूम है? कीटोन्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। एल्डिहाइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वेरी गुड, समझ में आया? ऑन टाइम याद करो। कार्बोहाइड्रेट, कार्बन हाइड्रेट अर्थात कीटोन्स और एल्डिहाइड, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट कहे जाते हैं। ओके दोस्तों, ओके। अब ये तो समझ में आ गया। अब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का होता है। हम ससुरे को खोद डालूंगा, तुम खुद बोलोगे सर बस करो कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तब रुकूंगा, अदरवाइज नहीं रुकूंगा। हमारी क्षमता देखो पढ़ाने की, काफी बच्चे कम हो गए, थक गए लगता है। चलो सुनो, रासायनिक प्रक्रिया के हिसाब से, चलो बात की बात है, देयर आर टू टाइप ऑफ कार्बोरेट, उन कार्बोहाइड्रेट तो सॉल्युबल की कंडीशन के हिसाब से। एक होती है शुगर, चीनी। चीनी पानी में घुलती है, हाँ या ना? घुलती है। हर दिन घोल के चाय पीते हो, चाशनी खाते हो, शिकंजी पीते हो। एक होता है कार्बोहाइड्रेट का पार्ट सॉल्युबल, SOLUBL, सॉल्युबल मतलब घुलनशील। कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है? एक होता है घुलनशील। घुलनशील मतलब चीनी। कार्बोहाइड्रेट इज अ पार्ट ऑफ, शुगर इज अ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पानी में घुल जाती है। एक कार्बोहाइड्रेट ऐसा भी होता है जो पानी में नहीं घुलता, या तो उसे ग्लाइकन्स कह दो, या उससे मतलब, चलो अभी अपन एक एक करते हैं। मंड कह लो तुम ससुरे, मंड। मंड मतलब स्टार्च। स्टार्च
is not soluble. Starch is a type of carbohydrate which is not soluble in water. ये भी आ जाता है. Type of carbohydrate which is soluble in water, sugar. Starch is type of insoluble. क्या बोलेंगे? नॉन soluble in water. ये समझ में आया? स्टार्च, मंड, मंड स्टार्च, मंड स्टार्च, मंड स्टार्च याद रखना. अब इस कार्बोहाइड्रेट को मैं रासायनिक प्रक्रिया के अंदर घुसेड़ता हूं ससरे को. कार्बोहाइड्रेट्स को मैं रासायनिक प्रक्रिया के अंदर लेके जाता हूं. जब मैं इसे लेके गया तो मुझे 3 प्रकार की चीजें निकल के आई. 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार निकल के आए. एक निकल के आया मोनोसैकेराइड्स, मोनो. एक निकल के आया डाइसैकेराइड्स और तीसरा निकल के आया पॉलीसैकेराइड्स. इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. याद करो, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, भजन कर लो. मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स. ठीक है. मोनो को तो मोनो कहूंगा, लेकिन डाई को मैं ओलिगोसैकेराइड्स भी कहता हूं. अब ये कहोगे ससुरा इसे मैं ओलिगोसैकेराइड्स क्यों बोल रहा हूं? समझना, घबराना नहीं. आपने बोला यहां तक समझ में आ गया, तब मैं आगे बढ़ा. मैंने बोला चीनी घुल गई, तुम्हें समझ में आ गया. हां सर चीनी घुल गई, वेरी गुड. मैंने बोला मंड घुला नहीं, तुमने बोला स्टार्च घुला नहीं, वेरी गुड. मैंने कहा आगे बढ़ जाए, तुमने कहा आगे बढ़ जाओ. मैंने बोला 1:2:1, तुमने कहा हां. मैंने कहा वेरी गुड. आगे बढ़ जाओ, तुमने आगे बढ़ गए. अभी मैंने बोला ही नहीं कि मैं आगे बढ़ जाऊं, इसका मतलब तुम्हें अभी समझ में नहीं आया है. मैं जब तक प्रयास करूंगा जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ जाएगा. ठीक है. तो अभी घबराना नहीं है. घबराओ तब जब मैं आगे बढ़ जाऊं. अभी मैं आगे बढ़ा ही नहीं तो समझ में कहां से आएगा. ठीक है बेटा, क्या लिखे हो? ओके, चलो समझो, इधर समझो, इधर देखो बेटा, इधर देखो. अभी बातें नहीं करो, इधर देखो. देखो ये क्या होता है, रासायनिक संगठन. रासायनिक मतलब जब कई प्रकार की केमिकल प्रोसेस होती है. संगठन, केमिकल प्रोसेस मतलब बंध, बाउंड, बाउंड जुड़ते हैं. कौन से? अगर मैं स्फीडिक बाउंड होगा, दे आर सेवरल टाइप ऑफ बाउंड. मैं फिर कह रहा हूं, घबराना नहीं, पहले समझो. रासायनिक प्रक्रिया मतलब, सुनो पहली बात क्या होती है, मैं बिल्कुल बेसिक समझाता हूं. ये पानी लिया मैंने चम्मच में, नीचे लगा दी मोमबत्ती, पानी उड़ गया. ये हो गई रासायनिक प्रक्रिया. समझ में आया? ये रासायनिक प्रक्रिया होती है. मैंने गरम किया, नमक मिर्ची मिला दी, जो भी मिला दिया, क्या हुआ? रासायनिक प्रक्रिया. तो ये रासायनिक प्रक्रिया है दोस्तों. तो क्या किया मैंने, कार्बोहाइड्रेट में मैंने कुछ ऐसे ही औंधी पौंधी हरकत करी. औंधी पौंधी मतलब कार्बोहाइड्रेट में कभी इसका अणु, कभी उसका मॉलिक्यूल्स, कभी इसका मॉलिक्यूल्स, कभी ऊपर मॉलिक्यूल्स मैंने ला लगा के जोड़ दिया. ठीक है. जब मैंने जोड़ दिया तो बेचारा जो कार्बोहाइड्रेट था, यानी जिसे CH2O, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर जो बना था, उसके 3 प्रकार के चेहरे निकल के आ गए. मतलब मैं तुम्हारे चेहरे पे क्रीम बनाऊं देसी, और तुम्हारे चेहरे पे मिला दूं, गर्म कर करा के बनाऊं, रासायनिक प्रक्रिया के बनाऊं, तुम्हारा चेहरा कार्बोहाइड्रेट है, मैंने लिया तुम्हारे चेहरे पे लगा दिया. तुम्हारा चेहरा सफेद से काला हो गया, एक रूप. अगले दिन पीला हो गया, दूसरा रूप. अगले दिन झुर्रियां पड़ गई, तीसरा रूप. ऐसे ही मैंने कार्बोहाइड्रेट के संग भी काम किया. कार्बोहाइड्रेट संग मैंने क्या किया, मैंने रासायनिक प्रक्रियाएं करी, रासायनिक संगठन करे, मतलब उनको जोड़ने की कोशिश करी. अब जब जोड़ने की मैंने कोशिश करी तो कार्बोहाइड्रेट के भी 3 प्रकार के नाम निकल के आए. कौन कौन से निकल के आए 3 प्रकार के नाम? मोनो, जो एक अणु से बना, मोनोसैकेराइड्स, जो एक से बना. डाइसैकेराइड, जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना, चुपक गए ससुरे आके अणु. एक ये, एक और, 2 मोनो, चुपक गए ससुरे,
तो बन गया डाइसैकेराइड। डाई मतलब दो। जब इससे भी ज्यादा बन गए तो वो बन गया पॉलीसैकेराइड। क्या बन गया? पॉलीसैकेराइड। समझ में आया? मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। ये बताओ पहले समझ में आया या नहीं आया? प्लीज क्लियर लिखो बेटा, मैं आपका फीडबैक देख रहा हूं। इतना समझ में आया तभी मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने पहले ही बोल दिया। ओके, इतना समझ में आ गया कि मैंने कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं करी, तीन चेहरे बन गए। मोनो, डाई, मोनो, मयूरी का ही आंसर आया अभी दिखाई दे रहा है मुझे। मोनो, डाई और क्या क्या बन गए? ओके चलो, अब सुनो मेरी बात सुनो। तो मैं पहले मोनो पे बात करूंगा। मोनो, मोनो, मोनो का क्या होता है दोस्तों कि ये जब बनता है, एक प्रकार की शुगर होती है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की क्या होती है? शुगर होती है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की क्या होती है? शुगर होती है, चीनी होती है। ठीक है बेटा। अब जब ये बना, ठीक है, तो इसके अंदर जो अणु होता है, अणु तो एक ही है। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स। क्या? मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स एक ही है। मोनो तभी तो कह रहा हूं मोनोसैकेराइड्स एक। लेकिन इसमें 3 से 7 परमाणु होते हैं। मोनोसैकेराइड के अंदर 3 to 7 एटम्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हैं एटम्स। समझ में आ रहा है? अरे रुक जा मेरे बाप, मेरे परदादा, मेरे नाना, तू सब कुछ लिख दे। स्टेप बाय स्टेप चल दे बेटा प्रशांत। ऐसे भागेगा तो ऐसे मुंह के बल गिरोगे ससुरो। चलो तूने ये लिखा है, तू यही बता, यही बता, यही बता। चल तूने ये लिखा, ये दो प्रकार के होते हैं, पेंटोस और हेक्सोस। ये जो तूने लिखा है, ये पेंटोस लिखे है या हेक्टोस के बारे में लिखा है? चल ये बता पहले मुझे, तू बता प्रशांत। जा बता, क्वेश्चन तुझसे पूछा क्योंकि तूने लिखा है। जो बच्चा लिखता है मैं कंसीडर करता हूं कि वो जानता है। जो तूने खुद लिखा है वो का है, वो पेंटोस का पार्ट है या हेक्टोस का पास है? अरे सॉरी नहीं बेटा, तूने खुद लिखा है ना। ये लूसेंट की बातें मत लिखा करो, मैं चिढ़ जाता हूं। 2003 में जो लूसेंट आई तब मैंने याद कर ली थी वो। जब से मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को 2003 से, आज चल रहा है 2020, 17 साल। बहुत बड़ी अवधि होती है बेटा ये करने की। ये सुनो जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं तुम्हें गहराई पे जाना चाह रहा हूं। गहराई से जानो, स्टेप बाय स्टेप जानो। तो ये जो होता है हमारा, मोनो की बात कर रहा हूं, मोनोसैकेराइड्स एक। इस अणु में यानी मॉलिक्यूल्स में कितने परमाणु बताए मैंने? 3 से 7 होते हैं। कितने होते हैं? 3 से 7 होते हैं। तो कभी भूलना मत, ये पेंटोस और जो हेक्सोस हम बोलते हैं ना, पेंटोस, हेक्सोस, ये क्या है? ये सब के सब मोनो के अंदर समाये होते हैं। मेरी बात ढंग से समझना, मैं इनको इलेबोरेट कर रहा हूं। तो आपको इतना याद रखना है, ये हमारा, ओके, आराम से आराम से आराम से समझो जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें इनके अणुओं में, मोनोसैकेराइड्स के अणुओं में क्या होता है? इनके अणुओं में हमारे 3 से 7 परमाणु होते हैं, एटम होते हैं। ठीक है। अब अगर हमें एक फिगर बनाने को दी जाए और हम इसको डिफाइन करने की सोचें, तो मैं इसको हम देखते हैं हेक्सोस, हेक्सोस, HEXO और पेंटोस। ठीक है, हेक्सोस और पेंटोस में डिवाइड करते हैं। बहुत इजी है। हेक्सोस मत, अब ये हेक्सोस पेंटोस भला क्या है दोस्तों? हेक्सोस और पेंटोस कछु ना है, ये एक अणु परमाणु, अणु परमाणु, अणु परमाणु के बारे में बताया गया है। मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखो, अगर आप लिखोगे सी 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 लिख लो, चलो आप सी 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 और 6 लिख लो, 1 2 3
4 5 6, क्योंकि ज्यादातर जो पाया जाता है वो सी की मैं बात करूं तो 6 लिख लो, 6 हुए। अब इधर इधर क्या करेंगे हम, हाइड्रोइल आपने सुना होगा, हाइड्रोइल नहीं सुना बाद में सुन लेना। संबंध जो होता है एच ओ, एच ओ एच, एच एच ओ, ओ एच, एच ओ एच, ओ एच, ये एक फिगर बन जाती है। ये भी मैं आपको बना के दूं, ये समझने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको बना के दूं, इसमें कुछ नहीं किया मैंने। 6 लिख दिया, मैं हेक्सोस की बात कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला ना हेक्सोस में 6 होंगे हमारे जो अणु होंगे जिसके अगर निकालेंगे, बाकी हमारे इर्द गिर्द ही है 3 से 7, 3 से 7 परमाणुओं के बारे में मैंने ये बना के एग्जाम में लिखूंगा तो एग्जामिनर और ज्यादा खुश हो जाएगा, वाओ इस बच्चे ने तो एक एक चीज बायोलॉजी में भी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, चलो मैं इसी पे आता हूं। तो हमारे 3 से 7 परमाणु होते हैं दोस्तों, और जो हमारे हेक्सोस और पेंटोस जो होते हैं, पेंटोस का प्रयोग हमारे जीवन के लिए होता है। किसके लिए होता है, हमारे जीवन के लिए। कैसे, जो पेंटोस होते हैं वो राइबोस और मतलब अगर डाय राइबोस अगर मैं बात करूं, मतलब आरएनए और डीएनए का जो संलयन होता है, मतलब जो उनको मतलब संरक्षण कह दो, संरचना कह दो देते हैं, वो कौन देते हैं, वो हमें देते हैं पेंटोस। आरएनए, ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन हमारा था आरएनए और डीएनए का जो आनुवंशिक महत्व होता है, संयोजन होता है, वो किसमें होता है, वो होता है पेंटोस में। समझ में आया। तो ये जो पेंटोस होते हैं वो राइबोस होते हैं, डीऑक्सी राइबोस होते हैं। राइबोस डीऑक्सी राइबोस को हम कहते हैं पेंटोस, पेंटोस कहते हैं। डीऑक्सी राइबोस में क्या कहते हैं हम, पेंटोस कहते हैं। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस में आरएनए और डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड जो हमारा आरएनए डीएनए का संयोजन होता है। तो आप एक लाइन सिर्फ याद करके रखोगे कि जो पेंटोस है उसमें आरएनए डीएनए का संयोजन क्या, ये क्या होते हैं इसका चर्चा करें। तो पोषण पढ़ा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बेसिक ये जो आरएनए है तो इनके तो राइबोस, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, डीऑक्सी राइबोस और राइबोस के अंदर मतलब प्रक्रिया होती है। ठीक है बेटा। अब मैं हेक्सोस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो दो ही है यार, डीएनए आरएनए का संयोजन हो रहा है, किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है, पेंटोस में हो रहा है। पेंटोस भाई हमारे अंदर ये डीएनए आरएनए क्या होता है, आनुवंशिकी होती नहीं होती है, तो जो इनका जो निर्माण हो रहा है, ध्यान रखना डीएनए के निर्माण में हम प्रोटीन को कंसीडर अभी नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आगे पढ़ाऊंगा क्यों नहीं करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आरएनए डीएनए का जो संयोजन होता है वो किसमें होता है, अपना पेंटोस में होता है। पेंटोस मतलब कार्बोहाइड्रेट के पेंटोस में होता है। अब मैं हेक्सोस की बात करता हूं, मतलब 6 की बात करता हूं। तो इसमें मुख्य मुख्य हमारे कौन से होते हैं, ये तो बन गया हमारा सी 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 सी। तो क्या होता है, ग्लूकोस, क्या होता है, ग्लूकोस। दूसरा फैक्ट्रोस, तीसरा गैलेक्टोस, चौथा मैनोस। याद करो, मेरे संग याद करो, हेक्सोस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में हेक्सोस में क्या होता है, ग्लूकोस, मैनोस, फैक्टोस और गैलेक्टोस। 4। अगर मैं भी 4 की बात करूं तो ये चारों के चारों आपके काम आएंगे जब नीचे डाई मोनोसैकेराइड्स बनाएंगे। डाइसैकेराइड बनेंगे ना तो ये मोनो उसमें काम आएंगे। इन्हें कहते हैं आइसोमेरिक टर्म भी कहते हैं। मैं ज्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा, सुनो। मैंने पढ़ाया, आपको क्या याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया कार्बोहाइड्रेट, मैंने पढ़ाया जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं
उनमें रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वो 3 में संगठित किए जाते हैं। किस किस में संगठित किए जाते हैं? तो मैंने बताया मोनो, डाई और पॉलो। मैंने मोनो बताया, इसमें 3 से 7 परमाणु होते हैं। मेन इसमें चर्चा करेंगे हम तुम मिलकर एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे काय की? हम बात करेंगे पेंटोस और हेक्सोस की। हेक्सोस मतलब 6, पेंटोस मतलब 5। पेंटोस की बात करेंगे तो पेंटोस क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि उसमें आरएनए, डीएनए का संयोजन होता है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। बच्चों, हेक्सोस की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है? हेक्सोस भी जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? क्योंकि उसमें ग्लूकोज होता है, उसमें फ्रैक्टोज होता है, सुक्रोज मत लिख देना, फ्रैक्टोज होता है, उसमें गैलेक्टोज होता है, उसमें मैनोज होता है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? रिप्लाई करो, फिर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कोर्स खत्म करना अलग बात होती है, सिलेक्शन के लिए पढ़ाना अलग बात होती है। क्या इतना समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट में मैंने रासायनिक संरचना की, संगठन किया, जिससे बना मोनो, मोनो को जोड़ा डायो, डाय से बना पॉली। ठीक है, मोनो से बना 2, पेंटोस हेक्सोस, पेंटोस बना आरएनए डीएनए, राइबो लिखा डीऑक्सी राइबो, जिससे हमारे डीएनए आरएनए संयोजन हो। टोस, गैलेक्टोस, ये तो याद कर लेना, गैलेक्टोस और मैनोस। बस इतना बताया और मैंने कुछ बताया ही नहीं। जस्ट 2 मिनट, क्लास चल रही है ना, 1 मिनट बेटा, है ना, जस्ट 2 मिनट। या क्लास तो चल रही है लाइव, या क्लास तो चल रही है लाइव। ओके ओके। मेरे में भी आया है, सडनली मेरे में भी ऐसा आया है, तो मैंने भी देखा है ये चीज। अभी क्लास चल रही है क्या? कभी कभी हो जाता होगा। ओके चल रही है, ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। एक्चुअली मेरे में भी आया था ऐसा, यहाँ मोबाइल रखा है ना, लाइव में देखता रहता हूँ कि आपको क्या विजन आ रहा है, व्यू आ रहा है। ओके ओके, हो जाता है यूट्यूब पे। ओके बेटा, ठीक है बेटा, ठीक। ओके ओके बेटा, समझ में आ गया बेटा। ओके ओके। तो दोस्तों क्या होता है, जो मैंने, अब इधर देखो बेटा, इधर देखो, ध्यान दो। अब मैंने ये लिखे 4, मैंने ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। अगर मैं इसका मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का अगर फॉर्मूला लिखूं तो C6H12O6, ये है मेरा सूत्र। सिर्फ एक सूत्र जिंदगी बदल सकता है मोनोसैकेराइड्स की। C6, अब ये डबल था ना, ये 1 होता, मेरी बात सुनो, ये 1 होता, वो 2 था, ये 6 है, ये 12 है, ये फिर 6 है। 1:2:1 हमेशा रहता है। 1:2:1 हमेशा रहता है। किसमें? मोनो में। C6H12O6 सर ऊपर से जा रहा है, क्या ऊपर जा रहा है बेटा? समझ में नहीं आ रहा रोहित तुझे? काहे रे? रोहित समझ में नहीं आया तुझे क्या? थक गया? कभी इतनी देर पढ़ाई करी क्लासेस? 5 बार बताया, छठवें बार फिर बता सकता हूं। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। सभी स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या? बहुत साधारण भाषण समझा रहा हूं मैं आपको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताओ। चलो ठीक है, सुनो फिर। ये होता है सूत्र, काय का सूत्र है? ये फॉर्मूला है मेरा मोनोसैकेराइड्स का, कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसैकेराइड्स का, ये मेरा सूत्र है। C6H12O6
H12O6। तो दोस्तों एक चीज बताओ, मेरा एक मन में क्वेश्चन है। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है बेटा कि हम कह रहे हैं ये अलग अलग बता दिए, ग्लूकोज, फ्रैक्टोस, है ना, ग्लूकोज, फ्रैक्टोस, गैलेक्टोस, मैनोस। तो इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर कुछ नहीं है, इनके अंदर सिर्फ अंतर है हाइड्रोक्सिल का। किसका? हाइड्रोक्सिल का अंतर है इन चारों में, वरना ये बिल्कुल समांतर है, क्योंकि ये सब मोनोसैकेराइड्स के अंदर है। जो मैंने बताया, फ्रैक्टोस, ग्लूकोज, गैलेक्टोस, मैनोस, इनमें कोई अंतर नहीं होता, ये सब मोनोसैकेरॉइड्स होते हैं। लेकिन फिर भी अंतर बताने के लिए क्या अंतर बताओगे? इनके अंदर सिर्फ अंतर होता है चारों के अंदर जो हेक्सोस का हिस्सा है, क्या अंतर होता है? हाइड्रोक्सिल का। हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल क्या होता है? अब तुम कहोगे हाइड्रोक्सिल क्या होता है, तो नोट कर लो, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल का अंतर होता है। ठीक है बेटा, ये होता है हाइड्रोक्सिल का। समझ में आ रहा होगा आपको? हाइड्रोक्सिल का अंतर होता है सिर्फ समूह का, ये इट्स अ ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है? ओ एच यहां लिख देंगे, समझ में आ रहा है? उसके अपोर में अगर हम बात करें तो उसमें एच ओ यहां लिख देंगे, ये होता है। हाइड्रोक्सिल समूह को जब हम परिवर्तित करके लिखते हैं OH और HO, यही सिर्फ अंतर होता है इन मोनोसैकेराइड के अंदर। आपको ये पता होना चाहिए। हाइड्रोक्सिल, नोट्स में मिल जाएगा, हाइड्रोक्सिल समूह का ही अंतर होता है इनके अंदर, अर्थ अन्यथा कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आगे, इसके अंदर और बात करते हैं। ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं, क्या ये कैसे होते हैं? ये होते हैं मीठे, ये होते हैं कलरलेस, इनका कोई रंगहीन, कोई रंग नहीं होता। ये होते हैं, क्या होते हैं? स्वादहीन मत लिख देना। ये सरलतम होते हैं, सिंपल होते हैं, यानी मोनोसैकेराइड मीठे होते हैं, रंगहीन होते हैं और सरल होते हैं। सिंपली जो होता है ना, सिंपलिसिटी होती है, उसके बने होते हैं, और घुलनशील भी होते हैं। समझ में आया? इन्हीं को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये सॉल्युबल भी होते हैं। पॉलीसैकेराइड सॉल्युबल नहीं होता, घुलने में नौटंकी दिखाता है पॉलीसैकेराइड, ये सॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोनोसैकेराइड मीठा होगा, चखोगे तो मीठा होगा, ये घुलनशील होगा, घुल जाएगा, ये मतलब रंग नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड। फिर क्या होगा? ये 3 से 7 परमाणुओं से मिलके बना होगा। पेंटोस और हेक्सोस होंगे, 4 उसमें आरएनए डीएनए, राइबोस और डाई ऑक्सी राइबोस उसके अंदर गुने होंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उसके अंदर गुले होंगे, ये सब उसके अंदर हो रहा होगा। तो ये हमारा खत्म होता है मोनोसैकेराइड्स। क्लियर है बेटा? अच्छा अब बताओ, हाँ मैं लिखा ना, घुलनशील लिख तो दिया, घुलनशील, दैट्स इट। इट्स अ पार्ट ऑफ शुगर, it's a part of it's called it's a carbohydrate. Also sugar is a considerable in this segment. समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बताओ। अब आगे बढ़ूंगा, जब तुम कहोगे यस सर आगे बढ़ो। समझ में आया या नहीं आया? कितना बज गया यार? सबको क्लियर है या नहीं है? अरे सबको क्लियर है या नहीं है? ओके, चलो अब मेरी बात सुनो। अब आता है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड कैसे बनता है?
दो मोनोसैकोराइड से मिलकर बनता है। अच्छा, पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है, अपन पढ़ाते रहेंगे अपने को। दो मोनोसैकोराइड से मिलकर बनता है डाइसैकोराइड्स। डाई को सुनो, डाइसैकोराइड किससे मिलकर बनता है? जब दो मोनोसैकोराइड आपस में आकर जुड़ जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध, बंध मतलब बॉन्ड कहते हैं। भाई दो मोनोसैकोराइड को जोड़ोगे तो क्या सोच रहा, फेविकॉल लगाओगे या गोंद लगाओगे? रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जोड़ोगे तो उसे जुड़ने को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बंध कहेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें अगर हम बात करें तो इसमें वो सारे के सारे आ जाते हैं। समझ में आया? क्या क्या आ जाते हैं? बीज पत्री आ जाते हैं जो मीठे मीठे होते शुगर होते हैं। इसमें केन शुगर आ जाती है, इसमें लैक्टोज आ जाते हैं। माल्टोस, जय हिंद। सुक्रोज, जय हिंद। और लैक्टोज, अगेन जय हिंद। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। माल्टो के अंदर जो बीज होते हैं मीठे उनको रखते हैं, दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। जो हमारा माल्टो सेक्रोज आता है उसमें केन शुगर से मिलकर बनते हैं। लैक्टो ये पादप से बनते हैं, याद रखना। माल्टोस और सुक्रोज जो होते हैं वो पौधों से मिलते हैं। इंसान जो माता का स्तन होता है उसमें जो दूध बनता है उसमें लैक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, यानी इस इंसान के द्वारा लैक्टोज बनाया जाता है। अब माल्टोस में जाओगे तो जय हिंद, ग्लूकोज कंसीडर करना पड़ेगा अगर जोड़ना है तो। वेरी गुड। सुक्रोज में जाओगे तो आपको फ्रैक्टोज और ग्लूकोज दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आप तीसरे में जाओगे या अपना लैक्टोज में जाओगे तो आपको ग्लूकोज एंड मैनोस या गैलेक्टोज लिख सकते हो, मैनोस, उसे कंसीडर करना पड़ेगा। इसका सूत्र क्या होगा? C6H12O6 एक मोनोसैकेराइड्स, दूसरा C6H12O6 दूसरा मोनोसैकेराइड। ससुरा भाई दो मोनोसैकेराइड है ना, C6H12O6 एक और जोड़ दो, गुणा दो कर दो, सेम सेम भैया दो मोनोसैकेराइड से मिलकर ही तो बना है डाइसैकेराइड्स, हाँ या ना? दो मोनोसैकेराइड से मिलकर ही तो बना है डाइसैकेराइड। लेकिन इसमें क्या होता है, एक जल का अणु निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स किनारा कर जाता है ससुरा। तो इसका सूत्र क्या बनता है? ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 एक वाटर का अणु निकल गया, मरने दे ससुरे को, निकल गया तो निकल गया, भाड़ में जाए। तो C6 और C6 दो बार जुड़ेगा तो क्या बनेगा? C12। C6 क्या बनेगा? 12, 6 6 12। ठीक है। अब C ये तो हो गया। अब ये था हमारा 12 12 24, ये दो निकल गए, ये दो निकल गए तो क्या बनेगा? यहां पे क्या रह गया? 22, H22। भैया 12 और 12 दो बार जोड़े तो 24, लेकिन पानी का मैंने निकाल दिया ना, एक अणु भाग गया निकल गया ससुरा डाइसैकेराइड्स में, तो ये निकल गया दो, तो 24 में दो गया तो कितना बचा? 22 बचा। क्लियर है? फिर CHO, O या O लिखूंगा, O का सूत्र क्या बनाऊंगा? एक O यहां भग गया, मेरे आने से पहले, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मेरे आने से पहले एक O यहां भग गया, तो 6 और 6 12, एक ये भग गया, तो यहां कितना लिखूंगा? 11। ये है मेरा डाइसैकेराइड्स का फॉर्मूला, डाइसैकेराइड्स का फॉर्मूला C12H22O11 प्लस H2O। बिकॉज जब दो मोनोसैकेराइड्स से मैं चर्चा करूंगा तो एक बाहर निकल जाता है। खैर ठीक है, तो अब मैं रोकता हूं, बायोलॉजी बहुत ज्यादा हो गया, 7 बजे से पढ़ा रहा हूं। अब आप एक बार ध्यान से सुनो। अगर मैंने अब आज मैंने क्या क्या पढ़ाया,
मैंने बस बस अब ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने शुरू की आपको पोषण से, पोषण का मैंने वर्गीकरण किया शुरू में, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, हार्बीवोरस। फिर मैंने इधर किया मृत पूर्ण जीवी, मृत जीवो, जीवो, पूर्ण जीवो, मृत जीवो और पराजीवो, उसके बारे में चर्चा करी। उसके बाद मैंने भाई खरगोश की बात करी। संध्याकाल होता है, वो रात में शिकार करने निकलता है, खाना खाने निकलता है, कैनाइन के दांत नहीं होते। उसके बाद फिर मैंने चर्चा करी आप लोगों से डाइजेस्ट सिस्टम की। मैंने ओरल कैविटी से लेकर एनस तक की बात समझाई, अच्छे समझाई। फिर मैंने डिस्कस की उनके सब एसेसरीज की, शरीर के अंदर जो सब एसेसरीज है उसके बारे में मैंने चर्चा करी। फिर मैं आगे बढ़ा, ये जो हमारी सारी एसेसरीज है, ये पोषण है, उसके मैंने आपको प्रकार बताए। प्रकार बताए इंजेक्शन, इंजेक्शन जब हम देते हैं मतलब ग्रहण करना, है ना। और उसके बाद मैंने आपको नगरण कर बताया, मतलब जो लीलना निगलना होता है वो बताया। संचालन बताया, उसके 6 प्रकार बताए। संचालन होता है ना, इंजेक्शन होता है, निगलन होता है, निगलकरण होता है, निगरण होता है, संचालन होता है, पाचन होता है, हाँ या ना, अपशोषण होता है और मल त्याग होता है। डिफेक्शन बताया मैंने, डिफेकेशन होता है वो बताया। उसके बाद हम आए पोषक तत्वों पे। अभी हम आए फिर पोषक तत्व 7 तत्व बताए, कौन सा कार्बनिक है कौन सा अकार्बनिक है, मैंने ये चर्चा करी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद चर्चा करी हमने, इनके भी 4 वर्गीकरण किए जाते हैं क्लास अपने शरीर के प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग। तो आपको मैंने बताया कि जो एक होता है फ्यूल, फ्यूल सब्सटेंस, एक होता है बिल्डिंग सब्सटेंस, एक होता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को जो हेल्पफुल होता है, और आखिरी बताया मैंने न्यूक्लिक, जो हमारे आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी को कंसीडर करके जाता है। फिर मैंने कार्बोहाइड्रेट को बताया, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। कार्बोहाइड्रेट मीठा होता है, ऑब्वियसली बात है। वो क्या कहलाता है, 1:2:1 में कहलाता है। CH2O की फॉर्म में रखा जाता है, H2 वही बिल्कुल फॉर्म रहती है, कॉम्बिनेशन रहता है जो वहां पे रहता है। उसके आगे फिर कार्बोहाइड्रेट का संगठन प्रक्रिया बताई, मोनोसैकेराइड, डायसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड मैंने समझाई। मोनोसैकेराइड के आपको मैंने बताया पेंटोज और हेक्सोज बताया। पेंटोज आरएनए डीएनए और राइबोज और डीऑक्सीराइबोज को वो देखता है, संयोजन करता है। इधर मैंने आपको फिर 4 उसको पेंटोज को मैंने 4 शुगर का ही पार्ट होता है, सॉल्युबल होता है, रंग नहीं होता, वो समझाया मैंने आपको। मैंने आपको ग्लूकोज बताया, गैलेक्टोज बताया, मैनोज के बारे में आपके मैंने बारे में उसके बारे में चर्चा, फैक्टोज की चर्चा करी। उसके बाद मैंने बताया कि इन चारों में कोई अंतर नहीं होता। बेसिकली ये जो हमारा इनको अंतर देखने को, मोनोसैकेराइड का जो अंतर देखने को बोलते हैं, मैंने ये बताया था कीटोन्स कहते हैं, है ना, और एल्डिहाइड्स भी कहते हैं, हमने चर्चा की थी जब रासायनिक का हम करते हैं। इनमें कोई भी मतलब नहीं होता अंतर, बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ OH और OH बंध के अनुसार ये दिखाया, डिसाइड करता। फिर मैंने डाइसैकेराइड्स का बताया, उसका मैंने बताया C6H12O6 होता है, बच्चे भी जानते हैं। फिर मैंने डाइसैकेराइड्स बताया, डाइसैकेराइड्स में मैंने ये जो बना है वो 2 उनसे बना है, मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, जिसका उदाहरण मैंने बताया लैक्टोज और इसको मैं इतना मैंने आज पढ़ाया है। क्या आपको सब समझ में आया है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? मुझे फीडबैक आपका चाहिए। इस समय 9:35 हो रहा है, मैं 7:03 से क्लास, 7:02 पे मैंने क्लास शुरू कर दी थी। क्या आपको समझ में आया? कृति, सुमन, नोट्स मैं दे दूंगा। कृति, सुमन, नेहा, मयूरी, जयेश, रुचिका तो है नहीं, आस्था, रूपा, उमा। ओके, सो अब आप एक इमेजिनेशन करो, इतना सब अगर मैंने लिखवाना शुरू किया होता, जैसे संस्थानों में लिखवाते रहते हैं, फैकल्टी खड़ी हो जाती है किताब रख के, बच्चे लिखते हैं, फैकल्टी बोलती है, बच्चे लिखते हैं। ध्यान रखना, फैकल्टी ये कहती है कि आपकी लिखने में मुख्य परीक्षा की तैयारी हो रही है। व्हाट द रविश इज दैट। तो इतना लिखाने में मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लग जाते। ये मानते हो या नहीं मानते हो, ये बताओ। गजेंद्र समझ में आया?
कम से कम मुझे 3 से 4 क्लासें लग जाती। अगर 2-2 घंटे लिखवाता तो आज का दिन चला जाता सिर्फ वही लिखने में। तो फिर तुम रट्टा लगाते, लिखना तो बर्बाद था। वो टेस्ट लूंगा, उसमें लिखने की प्रैक्टिस करो। समझ में आया? ये बेटर है। नोट्स पढ़ोगे तो और मजबूत हो जाएगा। तो अब आपको यह सोचना है कि अभी भी मेरा कार्बोहाइड्रेट खत्म नहीं हुआ। मेन पॉइंट तो यह है कि अभी तक आलू कचालू कहां गए थे। बचपन की बात अलग थी, अभी तक तो मेरा कार्बोहाइड्रेट खत्म ही नहीं हुआ। ये हम दोबारा समझाऊंगा डाइसैकेराइड्स को आपको, जो मैंने ओवरव्यू आपको समझा दिया है। ये सही बात है, बहुत मैटर कवर हो रहा है बेटा। ये आप ट्रस्ट करो, खुद समझ रहे हो ये बात को लिखने में। तो अभी भी सोचो कार्बोहाइड्रेट तो खत्म ही नहीं हुआ, तो आप अभी भी पोषण खत्म नहीं हुआ, तो आप सोच सकते हो कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरा सर्वश्रेष्ठ लेवल है, लेकिन आप लोग जो अपना समय मुझे दे रहे हो ना पढ़ने के लिए, इत्मीनान रखो, विश्वास रखो। ये जो लेक्चर मैं दे रहा हूं ना, ये तुम्हें यूट्यूब पे मिलेगा नहीं। यूट्यूब पे चाहे दिल्ली की फैकल्टी हो या कहीं की फैकल्टी हो, वो तुम्हें ये लेक्चर मिलेगा नहीं। और अगर ऐसा ये मिलता है जो मैंने आपको पढ़ाया कि टर्मिनोलॉजी, तो उसको मुझे लिंक शेयर कर देना। सच में मेरे द्वारा बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है आपके साथ। खैर, मुझे अब आज्ञा दो। ठीक है दोस्तों, मुझे अब आज्ञा दो। मैं, हाँ, संडे छुट्टी होती है, इवन छुट्टी आपको भी चाहिए। संडे हमारा ऑफ होता है, ध्यान रखना बेटा। कल के दिन मैं फोन नहीं उठाऊंगा, तो कल फोन मत करना। कल मुझे कपड़े धोने हैं, कल मुझे झाड़ू पोंछा करना है, क्योंकि बाइक तो आ नहीं रही, कोचिंग खुली नहीं है। कल जाले साफ करने हैं, कल मंदिर साफ करना है, मेरी किताबों की रैक, नीचे किताबें गिर गई हैं, उनको बनाना है। कल पूरे घर के काम दूंगा एक दिन। 6 दिन आपके लिए समर्पित, एक दिन घर को समर्पित। तो कल झाड़ू पोंछा लगाना प्रैक्टिस तो है नहीं है, गीला लग जाता है, फिर हम निकलते तो छप जाते हैं पैर। पंखा चलाता हूं, एसी चलाता हूं, तो 1 घंटा तो लगता है सूखने में ससुरा। अब बाइक को बुला नहीं रहे अभी हम। तो कल के दिन कोई कॉल मत करना, कल के लिए माफी। 6 दिन आपके, एक दिन घर के काम के लिए। थैंक यू सो मच। सोमवार के दिन मिलूंगा आपको मैं, आपके समय पर। आपको अपना समय मालूम है। ये जो नोट्स हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको दे दूंगा, आज रात में भी दे दूंगा, कल सुबह भी दे दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। एंड वंस अगेन, जिन्होंने हैप्पी टीचर डे विश किया और जिन्होंने नहीं किया, थैंक यू सो मच। आज सच में जयेश, कोचिंग की बड़ी याद आई। पिछले साल 3-3, 4-4 केक काटे थे अपन ने। आज सच में मैं मैडम के सोए से पीछे पड़ा, मुझे केक खाना है, केक खाना है, लेकिन मैडम ने अभी तक केक नहीं खिलाया। चलो, अगले महीने कोचिंग खुलती है, तब सेलिब्रेट करेंगे अपन। थैंक यू सो मच।